हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम BPHCT 133 का पेपर सोल्व कर रहे थे दिसंबर 2024 के सेशन का। तो हम आज उसी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे सोल्व, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। एक और बात गाइस, पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दिए थे वो आई होप आपने कवर कर लिए होंगे। अगर वो आप कवर करके यहाँ पे आते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ एक सेशन का एग्जाम पेपर देख के चले जाएंगे या सोल्व करके चले जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो आप गलत हैं। इतना तो नहीं होता है यार। बट हाँ, अगर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट 2-3 सेशन के पेपर के, उनको कवर करके जाएंगे, करंट ईयर का असाइनमेंट वगैरह अगर करके जाएंगे तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आप पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। 35 से 40 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 50। सो गाइस, कवर कीजिए उन्हें। नाउ ये क्वेश्चन तो अपने सोल्व करते हैं, चलिए। सो हमने सी पार्ट तक सोल्व कर लिया था, ABC। नाउ फर्स्ट का डी पार्ट हम सोल्व करते हैं। क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फानाइट लाइन चार्ज, इन्फानाइट लाइन चार्ज है। मैग्नीट्यूड अपने पास क्या है? 7 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस अपना दे रखा है 2 मीटर का। ठीक है जी। तो कैलकुलेट करनी है अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली Q/L। मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा होगा अक्रॉस द L, मतलब L लेंथ में। जैसे मैं बात करूं, ये अपने पास है 10 मीटर की जो अपने पास वायर है। ठीक है जी। इस वायर के अंदर हम चार्ज कहें कि भैया 50 कूलम का चार्ज है इस पूरी की पूरी वायर में। तो ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होगा इसका। तो 50 कूलम अपॉन 10 मीटर, तो 5 कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 5 कूलम का चार्ज। और इस मीटर के अंदर भी ये क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? इन्फानाइट लाइन चार्ज है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इस पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो फॉर्मूला इसका बेसिकली क्या होता है? E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा, मतलब जो कि चार्ज डेंसिटी होती है, अपॉन में R इज द रेडियस विच इज बेसिकली डिस्टेंस। नाउ इसको अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये बेसिकली है क्या चीज। यहाँ पे हम बात करें, ये एक इन्फानाइट लाइन चार्ज ले लेते हैं। चलो, ये हमने ले लिया एक लाइन। अब ये ऊपर और नीचे दोनों से कंटिन्यूस है। सो ये गाइज ऊपर भी और नीचे भी जो है इन्फानाइट है, तो इन्फानाइट लाइन चार्ज है। इससे किसी डिस्टेंस पे, जो कि क्या है 2 मीटर पे डिस्टेंस है, वहां पे हमें क्या निकालना है? जिस पे चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेसिकली ये इसके डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ये गॉस लॉ से हम फाइंड आउट करते हैं। किससे फाइंड आउट करते हैं भैया? गॉस लॉ से हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि अपने को क्या करता है? गॉसियन सरफेस बनाना होता है। अब इसका क्या गॉसियन सरफेस बनता है? इसका हम एक सिलेंडर बनाते हैं। अब ये सिलेंडर जो है वो इस टाइप से बनेगा इसका, जो कि ये किस पे रखी होगी? एक्सिस पे रखी होगी। नाउ ये जो अपने पास है इसका रेडियस, वही क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसके एक्सिस पे रखी हुई है। किस पे रखी हुई है? एक्सिस पे रखी हुई है। नाउ देखो, अब इसके अंदर देखो, इन्फानाइट लाइन चार्ज जो है ना, इन्फानाइट लाइन चार्ज की वजह से हम ये नहीं पता कर सकते कितना चार्ज था टोटली। अब यहाँ पे हम किस पे लेते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है यही अंदर आ रही है इसके, तो इसी की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है जी। उससे उसमें अब क्या क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है और लैम्डा भी आ रहा है ना, और डिस्टेंस भी आ रहा है। अब ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है भैया? परमिटिविटी। अब ये क्या है? ये किस बला का नाम है? जो अपने पास ये जो परमिटिविटी होती है ना, परमिटिविटी क्या होती है? डिसाइड करती है के को। के क्या होता है? अपना कूलम्स कांस्टेंट, आपने देखा होगा है ना, कूलम्स कांस्टेंट। अब जैसे ये किस में आता है? फोर्स के फॉर्मूले में आता है, K/Q1/Q2/R²। ये आपने पढ़ा होगा, तो इसके फॉर्मूले में आता है। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है भैया बेसिकली, बट फ्री स्पेस के लिए। अगर किसी ऐसे मीडियम की हम बात करें जिसका कूलम कांस्टेंट क्या है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो क्या है? K है, तो वहां पे K भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। ये किसी मीडियम के लिए जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और अगर वो ना, अब ये K और ये K दोनों अलग अलग हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए है और ये कूलम कांस्टेंट है। आई होप आप समझ रहे होगे। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी बात कर रहे थे हम, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक है जी। नाउ हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। अपने को क्या करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर अपने को लिखना है गिवन क्या क्या है। तो अपन लिखते हैं भैया गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन के अंदर हम देख लेते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन है, तो इसको अपन SI यूनिट में रखेंगे। 7 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये अपने को गिवन है ना। नाउ उसके बाद अपने पास क्या है? उसके बाद अपने पास है रेडियस इक्वल्स टू 2 मीटर। अब देखो वहां पे डिस्टेंस दिया हुआ था, हम यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं। आप समझ रहे होगे क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट जो होता है कांस्टेंट होता है, जो कि परमिटिविटी होती है ना,
वो कांस्टेंट वैल्यूज को हमें पता होती है 8.85, ये आपको पता भी होनी चाहिए, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी जो ये एसआई यूनिट है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यार ये क्या है, के की आपको पता होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कई बार ना एक नंबर में 2 नंबर में इसी की डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, है ना, कई बार इसकी पूछ लेते हैं। तो देखो के की क्या होगी, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो चेक करो, ये तो फोर्स होता है ना, तो यहाँ पे के है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके आर स्क्वायर एफ अपॉन क्यू स्क्वायर, यही है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये होती है के की। बट के के अंदर जो अपना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी डायरेक्ट, तो ये हमने निकालना सिखाया आपको। सो ये अपने पास गिवन है। और टू फाइंड में आप क्या लिख सकते हो, टू फाइंड में आप लिख सकते हो भैया, ये हमारे पास क्या चीज़ है, लैम्डा हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस 2 पे। अब कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट अपने को वैल्यूज पुट करनी है भैया, क्या पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। किस फॉर्मूले में, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, लैम्डा एक तरफ रख के सबको उधर भेज दो, तो लैम्डा इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये सारी चीज़ें उधर ले जाके मल्टीप्लाई में कर दिया, है ना, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट ऑन पुटिंग वैल्यूज, है ना, इसी फिर फॉर्मेट में आपको ये क्या करना है, सोल्व करना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू अपने पास क्या है 7 इंटू 10⁻³ इंटू 2 पाई तो है ही, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना, इंटू क्या है आर है, आर तो 2 दे रखा है 2 मीटर। अब ये आप जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी आप रख लोगे 7 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2। अब ये आप सोल्व कर दोगे। अब इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, तो आप कैलकुलेटर लेके जाइएगा वहाँ पे, अगर आपको यूज़ ना हो तो उसको वापस ले आइएगा, बट कैलकुलेटर लेके जरूर जाना है अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आपको आता है चीज़ें सोल्व करनी। नाउ जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 778,260 इंटू 10⁻⁻12, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 7.78 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो अपनी एसआई यूनिट आई है। अब क्योंकि जो यूनिट हमने सारी की सारी एसआई यूनिट पुट करी थी, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आई है, एसआई यूनिट आई है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूला होता है इसकी डेरिवेशन भी होती है गॉसियन सरफेस से, बट क्वेश्चन में वो नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस करेंगे, और हमने आपको कॉन्सेप्ट तो बेसिकली समझा ही दिया है, तो आप उसकी डेरिवेशन देख के जाइएगा। वैसे तो देखो यार, डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हाँ कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव द फॉर्मूला, तो आप देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसका ई पार्ट क्या बोलता है, एक डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक है जो कि पोलराइज्ड है, इक्वेशन दे रखी है अपने पास, है ना, उसके बाद कैलकुलेट बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो यार, ये जो होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, नहीं फॉर्मूला पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो बाउंड जो चार्ज, जो अपने पास बाउंड वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी होती है, ये फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं और उसके नीचे बी लिखते हैं, क्योंकि बाउंड है ना, तो इसलिए। तो ये अपने पास होता है फॉर्मूला माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अपने पास जो ये पोलराइजेशन की जो इक्वेशन दे रखी है इसका। अब ये डाइवर्जेंस क्या था, कैसे निकालते हैं, देखो यार, डाइवर्जेंस और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, ग्रेडियंट निकाला था, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे थे ना हम उसमें, है ना, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द जो भी अपने को इक्वेशन दे रखी थी। तो ये क्या होता है, ये उसी की तरह निकलता है, किसकी तरह निकलता है, ग्रेडियंट की तरह ही निकलता है, इसमें भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करते हैं। तो इक्वेशन अपने पास क्या है, पी की इक्वेशन अपने पास क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इससे भी आ जाएगा, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁻7 जे कैप प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁻7 के कैप। तो ये बेसिकली अपने पास पी की वैल्यू है। नाउ फॉर पी मतलब डाइवर्जेंस निकालने के लिए पी वेक्टर का अपन क्या करते हैं, डेल, अपन क्या करते हैं भैया इसमें, डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं पी का, है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेल पी अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड अगर है तो। अब यहाँ पे है ऑब्वियसली आई कैप जे कैप और के कैप है, तो तीनों के एक्सिस पे हैं, तो ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना भैया, पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है, हमने आपको करना सिखा रखा है,
एक चीज अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x वाली टर्म रहेगी, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म हो जाएंगी, तो ये सबकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगी डेल अपॉन डेल x, बाकी दोनों की जीरो है तो p की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू एक्स, समझ रहे हो, बाकी दोनों टर्म क्या हो गई यहाँ पे जीरो। अब इसकी मैं बात करूंगा डेल y की, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्वियसली, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा y की उसमें क्या है वो 1.5 इंटू 10 की पावर -7, आप देख सकते हैं। ये क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ z के केस में रह जाएगा, उसमें भी क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर -7। सो ये अपने को करना है। अब देखो ये भी तो एक कांस्टेंट टर्म ही है, ये भी तो एक कांस्टेंट टर्म ही है। अब कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन तो क्या है, जीरो जीरो, है ना, इन दोनों की जीरो हो गई कंप्लीटली। ये बचेगा क्योंकि यहाँ पे x है तो इसके आगे का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे मान लो मैं 2x की डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। वैसे इतने x की डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ p आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.5 इंटू 10 की पावर -7, है ना, ये आ गया। और बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है भैया, माइनस ऑफ दिस, है ना, ये क्या है अपने पास 1.5 इंटू 10 की पावर -7 था, इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये क्या होगी अपनी बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो ये आ गया अपने पास आंसर, समझ रहे हो। अब चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो क्या हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, तो ये उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे अपने को यूनिट क्या दे रखी है, वही कूलम पर मीटर में, है ना, तो कूलम पर मीटर में दे रखी है ना, तो वही अपने पास आ जाएगी, सॉरी पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो क्या आ जाएगी अपने पास कूलम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। क्या है वॉल्यूम चार्ज, अरे क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है मीटर क्यूब में अपन लिखते हैं, समझ रहे हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ, वो क्या आया था कूलम अपॉन मीटर, यही तो था। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी तो टाइम कम है यार, तो डाउट कम रखिए, मतलब अच्छे से पढ़िए, इसलिए कह रहा हूँ डाउट कम रखिए, डाउट तो आते ही हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है एफ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, एक हॉरिजॉन्टल वायर है जो कि करंट कैरिंग है ईस्ट टू वेस्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ऐसे ही होती है। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या अपने पास करंट है। अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन भी गिवन हो सकती है, अगर यहाँ पे क्या लिख रखा होता कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट क्या हो जाता है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में भगते हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स फाइंड आउट करने का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है भैया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये तो यार राइट हैंड दे रखा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड मान के चलना इसको, है ना, लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड का भी इसका रूल होता है, बट वो एक डिफरेंट रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, यहाँ पे राइट दे रखा है। अब चलो इसको लेफ्ट मान के चलो, तो लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब होता है वो क्या डिनोट करता है, फोर्स को, ऐसे याद रखो FBI एजेंट होते हैं ना, ऐसे याद रख लो ट्रिक से, FBI, F से होता है फोर्स, B से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, और I से क्या होता है करंट, इसे ऐसे याद रख लो FBI। अब ये जो इंडेक्स फिंगर होती है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। अब ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे यार राइट लगा दिया तो यार वो गलती से लग गया होगा, है ना, तो ये क्या है F फोर्स, ये अपने पास क्या है इंडेक्स फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी, और ये जो अपने पास मिडिल फिंगर होती है ये क्या होती है करंट को डिनोट करती है, ठीक है जी। तो ये अपने पास है। नाउ करंट कैरिंग वायर है, उस पर फोर्स निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है जी। इफ वी एज्यूम दैट द डायरेक्शन दैट दिस लोकेशन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, चलो जी ये भी ठीक है। इफ द वायर कैरीज करंट की मैग्नीट्यूड रखा है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ भी फाइंड आउट करनी है अपने को, अगर अपने को बी की वैल्यू भी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो चलेगा जी। इसको देखते हैं अपन, सबसे पहले तो इसको सोल्व करें, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर, ऑब्वियसली फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है जी। अब एल की डायरेक्शन क्या होती है, एल होती है लेंथ, एल क्या होती है लेंथ ऑफ द वायर बेसिकली, ठीक है जी। अब एल क्रॉस बी है, तो एल क्या होती है डायरेक्शन इसकी क्या होती है, अब लेंथ क्या होती है भैया, लेंथ तो स्केलर होती है, बट इसकी यहाँ पे हमने वेक्टर ले रखा, क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है जी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है जी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पे एल जो है उसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, एफ अपॉन एल इक्वल्स टू आई बी साइन थीटा, एल नीचे ले आया,
तो ये हो गया आई बी साइन थीटा। अब आप कहोगे कि एल नीचे ले आए, बट एल के और उसके बीच में तो लग रहा था भैया देखो इसकी भी तो डायरेक्शन वही है ना, करंट की तो डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन एल की थी, तो ये अपने पास फॉर्मूला अपने पास आ गया। बेसिकली आपको ये याद रखना था। अब इसके अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो लेफ्ट हैंड रूल में ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या था, फोर्स था, ऊपर था नॉर्थ, नीचे था साउथ। ऊपर की डायरेक्शन में क्या थी अपनी, तो ये थी बी, और इस डायरेक्शन में था अपना करंट, तो ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखी है, इधर करंट। तो अपना लेफ्ट हैंड जो है इसको उठाओ और इसमें जो है अपने पास एफ बी आई आपको पता होगा, तो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आप क्या करो, मिडिल फिंगर को आप रखो करंट की डायरेक्शन में, है ना, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या रखनी है आपको, इंडेक्स फिंगर। तो जो आपका अंगूठे की डायरेक्शन है, देखो जिस हिसाब से ये आया हुआ था ना, ये ऐसे रखा हुआ है ना, तीनों पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ये देखो ये भी 90 डिग्री एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री एंगल होता है ना, तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। तो आप जब इसको ऐसे रखोगे तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी एफ की, जो अपने पास क्या होता है अंगूठा, वो किस तरफ जा रहा है, अगर आप इसको चेक करोगे तो वो नीचे पेज की तरफ जा रहा है। तो पेज की तरफ जा रहा है तो उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई, एफ ओ आर, फोर्स की डायरेक्शन आ गई इनसाइड द पेज, ये लिख सकते हैं अपन, है ना, इनसाइड द पेज, ये अपन बात कर सकते हैं। अब देखो यार इसको आप कैसे समझोगे, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करो। इसमें अपने को इस टाइप से तीनों जो फिंगर्स होंगे अपने पास, थंब और दो फिंगर जो अपनी है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 90 डिग्री के एंगल की बात होती है, क्योंकि साइन थीटा होता है और साइन 90 अपना क्या होता है 1, है ना, तो ये बात है। अब इसमें अपने को आप ध्यान से देखोगे तो जो है फोर्स क्या है थंब का, इंडेक्स फिंगर का क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और जो अपने पास मिडिल फिंगर है उसका क्या है करंट। तीनों को उनकी डायरेक्शन में दे दो, जो दो डायरेक्शन दे रखी है उनको दोनों को उनकी डायरेक्शन में दे दो। तीसरी जो अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी किसकी, फोर्स की। नाउ एक और तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये अब इसमें रखना होता है अपने को राइट हैंड, इसको इसमें क्या रखना होता है अपने को, राइट हैंड। देखो जी अपने पास ईस्ट से वेस्ट क्या है, करंट है, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी लिख लेते हैं। अपने को लेना है राइट हैंड, अपने को राइट हैंड लेके अपना ये जो राइट हैंड है ना, मान लो ये राइट हैंड है। अब इस राइट हैंड में ये जो अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है इसको कर दो करंट की डायरेक्शन में, इसको कर दो करंट की डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, तो ये हाथ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये इस तरफ हो जाएगा। और जो उंगलियां है ना उनको खोल दो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को खोल दो और अंगूठा रख दो। अब ये देखो ऐसे था सीधा हाथ, इसको उल्टा किया तो उल्टा हो जाएगा। तो जिस तरफ अपनी हथेली आ रही है ना, हथेली आ रही है, हाथ का सीधा वाला पार्ट आ रहा है जिस तरफ, उसी तरफ हो जाएगा फोर्स। तो देखो अब उल्टा हो गया हाथ, तो नीचे की तरफ ही आएगा, तो यहां से भी क्या हो सकता है फोर्स नीचे की तरफ। तो राइट हैंड अगर लगाना है तो आपको ये पाम रूल यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड पाम रूल, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। पाम मतलब हथेली वाला रूल है ना, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो। अब देखो यार कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रख लेना है एक तरीके से, रट्टा मार लो, है ना। क्या करना है, राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, कभी आप राइट हैंड फ्लेमिंग्स यूज कर दो और लेफ्ट हैंड पाम यूज कर दो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना था वो भी देख लेते हैं भैया। चलो इसमें क्या था, इसमें अपने को कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है, वही हमारे पास हमने यहाँ पे फॉर्मूले में बना लिया था। ये करना था, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। तो एफ अपॉन एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं पे करें, चलो नीचे कर लेते हैं, है ना। एफ अपॉन एल की वैल्यू क्या हो गई, आई बी साइन थीटा। आई की वैल्यू अपने को गिवन है, देखो गिवन जरूर लिख लेना। अब ये फाइंड आउट करने, देखो डायरेक्शन तक तो आप फाइंड आउट कर दोगे, अच्छे से लिख दोगे, हमने ऐसे ऐसे किया है ना। उसके बाद आप गिवन लिखोगे, और गिवन में क्या क्या है आपका पता होगा। आई है अपने पास करंट जिसकी वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है अपने आई की वैल्यू, ये है अपना 30 एम्पियर, और उसके साथ साथ आपको और क्या वैल्यू गिवन है, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है इसकी, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब देखो सारी की सारी ऐसे यूनिट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। और थीटा क्या अपने पास 90 डिग्री, क्योंकि देखो यार ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में वो है, नॉर्थ की डायरेक्शन में वो है, तो ये दोनों के बीच में तो एंगल 90 का ही बनता है ऑब्वियसली यार। ठीक है जी, वैल्यू पुट करो, एफ अपॉन एल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू आई क्या है अपने पास 3 एम्पियर इंटू बी क्या अपने पास 10⁻⁻⁴ टेस्ला इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू है, थीटा 90 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट, ये 30 था ना, तो 3 क्यों लिख दिया, 30 था ये, तो 3 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर टेस्ला, यही आप लिख सकते हो आप इसको, है ना। और क्या इसकी यूनिट होती है,
आप इसको इसमें भी लिख सकते हो। और अगर इसकी यूनिट की अपन बात करें तो क्या आया, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आया ना, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन पर यूनिट लेंथ क्या आता है, मीटर, न्यूटन पर मीटर भी आप इसको लिख सकते हो। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट का जी पार्ट, एक वायर है लूप ऑन द प्लेन ऑफ पेपर हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो पहले लिख ही लेते हैं यार, ठीक है जी। सबसे पहले तो एक लूप दे रखा है, एक लूप बना रखा है, सेंटर है ये, इसका रेडियस क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर में दे रखा है। अब ये बात ध्यान रखनी है। और अपने पास लिख लेते हैं, चलो रेडियस क्या है, आर क्या है, 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर से नोट करते हैं इसलिए रखा हमने जनरल केस में। 10 सेंटीमीटर है जी, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर, साथ की साथ करते हैं, चलो ऐसा यूनिट में चेंज है ना। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम, तो आप रेजिस्टेंस लिख सकते हो यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना भैया, 3 ओम का है, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास क्या है भैया, गिवन क्या है, उसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जो कि राइट एंगल क्रॉस सेक्शनल है और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इनटू इट, मतलब इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है जी, समझ गए। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग जाए एट द रेट ऑफ 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला पर सेकंड, है ना, इस रेट से वो चेंज होने लग जाए, इंक्रीज होने लग जाए, ऑब्वियसली देखो याद रखना है, इंक्रीज होने लग रही है, डिक्रीज नहीं। यहाँ डिक्रीज हो जाएगी तो केस चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। नाउ अपने को क्या करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है, उसी का क्वेश्चन है ना। हम इसको आपको अच्छे से समझा देंगे, बट ये 11th 12th क्लास की चीज़ है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली और आसानी से समझ में आएगी सारी चीज़ें। नाउ सबसे पहले हम इसका चलो यार मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन आपको समझाएंगे, डायरेक्शन में लगेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नीट्यूड में रखना है, देखो नेगेटिव भी हो रही है पॉजिटिव हो रही है कोई दिक्कत ना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, वो क्या डायरेक्शन आएगी उसकी हम डायरेक्शन अलग से बात करेंगे। ये होता है फैराडे लॉ, क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं हम फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की इक्वेशन होती है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो किससे हम फाइंड करते हैं, लेंज लॉ से। किससे फाइंड करते हैं, लेंज लॉ से। अब दोनों अलग अलग लॉ हैं, डायरेक्शन के लिए अलग, फैराडेज लॉ के लिए अलग, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड के लिए अलग फैराडे लॉ लगेगा। अब इसमें क्या करना है, अब जो फाई है ना अपनी, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होती है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना भैया, ये क्या होता है, बी इंटू ए होता है एरिया, और बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये होता है भैया फॉर्मूला। तो बी और ए को जब हम इसमें पुट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, डी इंटू बी ए, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बी इंटू ए, है ना, ये होता है। अब देखो एरिया तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, किस रेट से, 0.1 टेस्ला पर सेकंड, इससे चेंज हो रही थी। बट ए तो कांस्टेंट है ना मेरे भाई, रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ए बाहर आ गया, क्या बच गया, डीबी अपॉन डी, है ना। तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। देखो लूप है ना, लूप क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हम लगा लेंगे। अब पाई आर स्क्वायर लगाने में तो लगा लो भैया 3.14 पाई हो गया, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर क्या था 0.1 मीटर, क्योंकि हमने उसको चेंज किया था एसआई यूनिट में, तो 0.1 का स्क्वायर, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या है, देखो एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर, इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की उससे चेंज हो रही थी, इंटू 0.1 टेस्ला पर सेकंड, इसी से तो चेंज हो रही थी। तो ये आ गया अपने पास ईएमएफ। अब ईएमएफ को अगर हम लिखेंगे तो क्या था भैया, आप देख सकते हो यहाँ पे 3.14 इंटू 0.01, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा इंटू 0.1, है ना। और ये आएगा किसके अंदर, वोल्ट के अंदर आएगा, क्योंकि हमने सारी एसआई यूनिट में ली है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो वी की वैल्यू सॉरी इसकी ईएमएफ ई है ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी, 3.14 इंटू 10 की पावर -3, है ना, वोल्ट के अंदर आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, यू में यूज द कैलकुलेटर। आपको एग्जाम पेपर जो आएगा ना आपका क्वेश्चन पेपर, उसी में ऊपर लिखा होता है, तो आप जरूर लेके जाइए कैलकुलेटर को, ठीक है जी। आ गया आंसर, नहीं आया भाई, आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन में जो चीज बोली हुई है ना हमने वही फाइंड आउट करनी है। इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, इंड्यूस्ड करंट। हमने क्या निकाला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब बेसिकली, अरे वोल्टेज निकाली है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है अभी तो। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए, सॉरी इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए, अब इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए क्या होगा, अब यार ये तो आपको पता होगा ना ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। आर अपने को दे ही रखा है, आर क्या दे रखा है अपने को, आर होता है अपने पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम,
तो लगा दो ना, क्या करेंगे अब, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V क्या है आपने, इंड्यूस्ड ईएमएफ 3.14। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो आपने E से डिनोट किया था, यहाँ पे V से कैसे ले लिया यार, इंड्यूस्ड ईएमएफ है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों है तो सेम। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ था इसीलिए E से डिनोट कर दिया। अब अपना अपना डिनोशन का तरीका होता है ना डिनोट करने का, समझ रहे हो। तो 3.14 इंटू 10⁻³ है ना, इतना क्या आ गया, एम्पियर में आ गया ये। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.05 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो ये आ गया मिली एम्पियर के अंदर आ गया। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1.05 मिली एम्पियर, ठीक है जी। अब मिली एम्पियर के अंदर आ गया तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब निकालनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, और आसान क्या तरीका ही वो होता है जो कि आसान होता है, ठीक है। तो उसको हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो भैया, लूप था ये रहा, ये लूप था, ठीक है जी। बीच में क्या है, अपने पास सेंटर है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और बढ़ रही है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही। अब लेंज लो क्या बोलता है, लेंज लो से हम निकालते हैं डायरेक्शन। तो लेंज लो क्या बोलता है कि यहाँ पे करंट जो आएगा ना, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो करंट आए, ये मान लो लूप है, इसमें यहाँ पे करंट आए, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में अपना क्या रखना है, अंगूठा रखना, थंब रखना है, और फिंगर्स को करना कर्ल। फिंगर्स को क्या करना, कर्ल। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जिस टाइप से ये हो रखा है ना, देखो इस तरफ करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने को क्या रखना है, अंगूठा। अंगूठा रख लिया और उसके बाद ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, ऐसे कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में वो कर्ल हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। इस टाइप से हम निकालते हैं। अब देखो मान लो, अब ये अपने पास लूप है, यहाँ पे करंट जा रहा है इधर, तो करंट की डायरेक्शन में अपने को क्या रखना है, अपना अंगूठा रखना है, और अपनी फिंगर्स को अपने को क्या करना है, कर्ल करना है। अपने फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। अब डाउट आपका क्या आएगा कि ये लेफ्ट हैंड से करना है या राइट हैंड से करना है, समझ रहे हो, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो ये बेसिकली राइट हैंड से करना होता है। अपने को जो अपना अंगूठा होता है उसको करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो अगर करंट इधर आ रहा है और राइट हैंड से आपने किया तो जो डायरेक्शन आ जाएगी वो किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज थी। अब देखो ध्यान से, लेंज लो क्या बोलता है, ये तो हमने तरीका बता दिया आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में। जैसे मान लो हम बात करें ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने को क्या रखना है, अंगूठा रखना है ऐसे, है ना, और फिंगर्स को कर्ल करना है। तो फिंगर्स कर्ल होंगी इस डायरेक्शन में। अब जब इस डायरेक्शन में राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की ऑब्वियसली अलग होंगी, तो राइट हैंड की फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे, ये इस तरफ ही तो कर्ल हो रही है, ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है राइट हैंड से। अब लेंज लो क्या बोलता है, लेंज लो ये कहता है कि जो अपना इंड्यूस्ड क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा ना। अब देखो करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इंड्यूस्ड जो करंट आएगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, वो क्या करेगी, यहाँ पे जो ये इंक्रीज हो रही है ना, इसको अपोज करेगी, इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। बस इतनी सी बात बोलता है लेंज लो। लेंज लो ने क्या बोला कि जो इंड्यूस्ड करंट आएगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी होगी ना उसको अपोज करेगी। अगर डिक्रीजिंग हो रही होगी तो उसको इंक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग हो रही होगी तो उसको डिक्रीज करेगी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बहुत मायने रखता है क्वेश्चन में। समझ रहे होगे आप मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे अंदर की तरफ जा रही है और इंक्रीज हो रही है, तो मतलब इसको अपोज करेगी। तो अगर मान लो मैं चलो यहां पे लिखता हूं कि इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसे ले ली, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, तो यहां पे जब आप इस तरफ अपना अंगूठा रखोगे राइट हैंड का, और जब फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो फिंगर्स कर्ल करके अंदर की डायरेक्शन में ही बढ़ाने की तरफ आ जाएगी, अंदर की तरफ में ही आ जाएगी। अब देखो एक तो ये खुद ही बढ़ रही है, एक तो अंदर की तरफ जाके खुद ही बढ़ रही है, और ऊपर से आपने जो यहाँ पे करंट लिया उसकी वजह से भी अंदर ही आ गई, तो ये तो इंक्रीज करेगी ना भाई। ये अपोज कहां से करा, इसीलिए करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब इस डायरेक्शन में आप करंट को लेके आओ, चाहे किसी भी पॉइंट पे इस पूरे के पूरे लूप में किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ मान लो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लोगे, राइट हैंड को इस डायरेक्शन में करो, ठीक है जी। और जब आप फिंगर को कर्ल करोगे ना, तो अब इस बार ऐसे होगी, ऐसे आएगी, ऐसे यहाँ पे सेंटर में बाहर की तरफ आ रही होगी, है ना। तो देखो अंदर की तरफ बढ़ रही थी और इसकी वजह से आ गई बाहर की तरफ, तो बढ़ती हुई को देखो इस तरफ आ रही है और इस तरफ आ गई, तो ये तो उसको अपोज ही कर रही है ना भाई। तो इस वजह से यहाँ पे बाहर की तरफ आएगी डायरेक्शन किसकी, फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, और बाहर की तरफ लाने के लिए अपने को करंट किस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा, ये जो अपने पास लूप था इसमें करंट की डायरेक्शन आ जाएगी ऐसी। अब आपको ये लूप बना के आना पड़ेगा और इसमें ऐसे करंट की डायरेक्शन शो करके आनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसकी बेसिकली अपने को देखो मैग्नीट्यूड निकाला किससे, फैराडे लॉ से, और इसका जो अपने पास ये निकाला ये डायरेक्शन ये किससे निकली है, लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या बोलता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट कोई आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपना लास्ट पार्ट है इसको और देख लेते हैं। ठीक है जी, ये क्या बोलता है अपने को, एच जो पार्ट है, ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेड अप ऑफ प्लेट्स, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इट इज गिवन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई की अपने को क्या दे रखी है, इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है। ठीक है जी, ई नोट अपने पास मैक्सिमम दे रखा है 5 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ऑब्वियसली 15 मेगाहर्ट्ज, क्या देखिए भैया मेगाहर्ट्ज। ठीक है जी, अब मेगाहर्ट्ज की भी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। सॉरी फाइंड आउट तो नहीं करनी है बट हाँ एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, हर्ट्ज में इसको चेंज करेंगे। और एप्सिलॉन नोट आपको बता ही रखा है, परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12 दे रखा है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, समझ गए। तो पहले तो भैया गिवन ही लिख लेते हैं ना, तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो है ए, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ही तो है दे रखा है, एसआई यूनिट में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नोट क्या दे रखा है 8.85 × 10⁻12, ये भी एसआई यूनिट में है। ठीक है जी, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टी का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, चेंज हो रही है, क्या है ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये भी हमने लिख लिया गिवन में। उसके बाद क्या है, ई नोट की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, मैक्सिमम की क्या दे रखी है भैया 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी, ये भी अपने को समझ में आ गया। नाउ फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है क्या दे रखी है 15 मेगा हर्ट्ज, जो कि क्या है 15 × 10⁻6 हर्ट्ज। अब ये अपने को एसआई यूनिट में चेंज करनी पड़ी है ना। उसके बाद अपन बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंगुलर नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2πf इक्वल्स टू 2π या 2 × 3.14 है ना, इंटू क्या है 15 × 10⁻6 ऐसे लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो 2π × 15 × 10⁻6, तो ये क्या हो जाएगा 30, तो 3 इंटू ये और ये हो जाएगा ना 30, तो 3 × 10⁻7 इंटू पाई भी है, तो 3π × 10⁻7, ये आप चेंज कर सकते हो। नाउ अपन को इसको फॉर्मूला पता करना है कि भैया फॉर्मूला क्या कहता है। अब ये जो इसका फॉर्मूला होता है ना भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप निकाल ले जाओगे क्वेश्चन को। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपको बता देते हैं, एप्सिलॉन नोट इंटू ए जो कि एरिया है DE/dt। अब ये क्या है, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसकी डिफरेंशिएशन लेके करनी है। ठीक है जी, कर दो। ID इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं ना, E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, यही गिवन था, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो DE/dt दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी D/dt ऑफ ई नोट साइन ओमेगा टी है ना। ई नोट तो क्या होता है कॉमन, कॉन्स्टेंट होता है तो बाहर आ जाएगा, कॉमन नहीं कॉन्स्टेंट होता है बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ई नोट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब देखो डिफरेंशिएशन तो आपको नहीं बताएंगे ना, यहाँ पे तो कॉमन सी चीज है, तो ये तो अब देखो कोस ओमेगा टी है ना, तो कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू इसका भी होता है डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा टी के बेसिस पे अपन कर रहे हैं d/dt, तो ओमेगा और बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया ई नोट ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको ID मैक्स फाइंड आउट करना है, ID मैक्स डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्स फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं करना। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम कब होगा जब कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। किसकी वैल्यू, कोस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है भैया, कोस की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, तो मैक्सिमम क्या होगी 1, तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम 1, तो इसको अपन 1 मान लेंगे। तो ई नोट ओमेगा आ गया अपने पास क्या DE/dt, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ID की वैल्यू क्या बन जाएगी, ID डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या बन गई एप्सिलॉन नोट A इंटू ओमेगा इंटू ई नोट इंटू ओमेगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। ठीक है जी, सो ID मैक्स, अब यहाँ पे मैक्स का था तो यहाँ पे मैक्स लिख के चलना, ID मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 इंटू 1, एरिया है ना भैया 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, इंटू अपने पास ई नोट इंटू ओमेगा है ना, ई नोट और ओमेगा की वैल्यू, ई नोट अपने पास है क्या 5 और ओमेगा हमने अभी निकाला था 3π × 10⁻7 -7 नहीं था 7 था। ठीक है जी, अब पाई की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो ID मैक्स क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 8.85 × 10 की पावर क्या था -12 है, ये ऐसे इसको वो मत करके चलना, सबको एक साथ रख के चलना है, 5 × 3 × 3.14 × 10 की पावर 7। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं करना भैया, आपको सिर नीचे कर लेना है
पैर ऊपर कर लेना है, शीर्षासन करना है और ये सोल हो जाएगा। अरे नहीं भैया, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर आप यूज़ करो। कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप इसका सोल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4.17 मिली एम्पियर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मिली एम्पियर में। तो ये क्या हो जाएगा 4.17 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ है तो इसको सोल्व करोगे, ये 7 है, ये कट जाएगा, जो भी वैल्यूज आएगी तो किस में आ जाएगी, ये मिली एम्पियर के अंदर आ जाएगी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे आपके 8 के 8 इसके क्वेश्चंस फर्स्ट के। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब देखो यार, डाउट सोल्व हम कर देंगे, आप डाउट पूछ लेना, बट अभी पेपर बहुत नज़दीक है तो अभी तो डाउट सोल्विंग का जो है वो नहीं हो पाएगा एग्जाम तक। कोशिश करेंगे, फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।